नमस्कार दोस्तों, ओशो को पूरी तरह से जानने के लिए उनके बचपन की बारे में जो उन्होंने एक प्रवचन में बताया है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए, तीसरा पार्ट है, हम स्टार्ट करते हैं। अपने आरंभिक वर्षों में मैं अधिकतर अपने नाना-नानी के साथ रहा। उन वर्षों को मैं भूल नहीं सकता। अगर मैं स्वर्ग में भी चला जाऊं, तो भी उन वर्षों को याद रखूंगा। एक छोटा-सा गांव, गरीब लोग। मेरे नाना-नानी बहुत बड़े दिल के आदमी थे। उदार, अत्यंत उदार। वैसे तो गरीब ही थे, किंतु उदारता में बहुत अमीर थे। उनके पास जो भी था, उनमें उसमें से उन्होंने सब कुछ ना कुछ अवश्य दिया। मैंने भी देने की कला उन्हीं से सीखी। इतना तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें कभी किसी भिखारी को या किसी और को कभी भी ना कहते नहीं सुना। मैं उन्हें नाना और नानी ही कहता था। मैं अपने नाना से पूछता, नाना, आपको इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से मिली? मेरी नानी भारतीय कम यूनानी अधिक दिखाई देती थी। मैं जब मुक्ता माँ मुक्ता ग्रीक की हैं को हंसते हुए देखता हूँ, तो मुझे अपनी नानी की याद आ जाती है। इसलिए मेरे हृदय में मुक्ता के लिए विशेष स्थान है। मैं उसे कभी ना नहीं कह सकता। यदि वह कुछ अनुचित भी मांगे तो भी इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही मैं मुक्ता को देखता हूँ, वैसे ही मुझे नानी की याद आ जाती है। शायद मेरी नानी में कोई यूनानी खून था। कोई भी जाति बिल्कुल शुद्ध तो होती नहीं है, विशेषतः भारतीय तो शुद्ध खून का दावा कर ही नहीं सकते। भारत पर हूणों ने, मुगलों ने, यूनानियों ने और दूसरी जातियों ने कई बार आक्रमण किया है। ये सब जातियां भारत में घुल मिल गईं। मेरी नानी के नैन नक्श भारतीय नहीं थे, वह यूनानी दिखाई देती थी। वह बहुत ही तगड़ी स्त्री थी, बहुत मजबूत। मेरे नाना अभी 50 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि मर गए, किंतु मेरी नानी 80 साल तक जीवित रहीं और तब तक वे पूर्णतः स्वस्थ थीं। तब भी किसी ने यह नहीं सोचा कि वे मर जाएंगी। उन्होंने उससे वादा किया था कि जब वे मरेंगी तो मैं आऊंगा और परिवार में आने का वह अंतिम बार होगा। नानी की मृत्यु 1970 में हुई। मुझे अपना वादा निभाना पड़ा। अपने आरंभिक वर्षों में मैं नानी को ही अपनी माँ समझता था। वह बचपन का वह समय था यह बचपन का वह समय था जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। उस समय मैं नानी के पास था। मेरी माँ उसके बाद आई। तब तक मैं बड़ा हो चुका था और एक खास ढंग से ढल चुका था। मेरी नानी ने बड़े होने में मेरी बड़ी सहायता की थी। मेरे नाना भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु वे मेरी अधिक सहायता न कर सके। सहायता करने के लिए कुछ और भी चाहिए। साहस चाहिए, आंतरिक शक्ति चाहिए। नाना तो नानी से डरते थे। मैं तो सदा सच ही बोलता हूँ। इसलिए बिना किसी झिझक के मैं यह कहता हूँ कि वे जोरू के गुलाम थे। वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे। हाँ, अगर वे जोरू के गुलाम थे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा तो होता ही है। 99% पुरुष जोरू के गुलाम ही होते हैं। सो ठीक है। मुझे एक घटना याद आ रही है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले किसी को कुछ नहीं बताया। एक अंधेरी रात को जब बारिश हो रही थी, तो एक चोर घर में घुस आया। मेरे नाना तो डर गए। सब लोगों ने देखा कि वे डर गए, लेकिन वे पूरी कोशिश कर रहे थे यह दिखाने की वे भयभीत नहीं है। वह चोर हमारे छोटे से घर के कोने में शक्कर की बोरियों के पीछे छिपा हुआ था। मेरे नाना हमेशा पान खाते रहते थे। वे पान खाते जाते और कोने में छिपे हुए चोर पर थूकते जाते जा रहे थे। उन दिनों मैं अपनी नानी के साथ सोता था। मैंने नाना को थूकते हुए देखा और नानी से कहा कि माना कि यह चोर है, फिर भी इस तरह से उस पर थूकना नहीं चाहिए। या तो उससे लड़ो या थूकना बंद करो। मेरी नानी ने मुझसे पूछा, तुम क्या करना पसंद करोगे? उस समय मैं 9 वर्ष का ही नहीं था। मैंने कहा, मैं उसे थप्पड़ मारकर बाहर फेंक दूंगा। इस पर मेरी नानी हंसी और उसने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। वे बहुत ऊंची महिला थी। मेरी माँ का शारीरिक सौंदर्य नानी जैसा नहीं है और उन जैसा आंतरिक साहस भी नहीं है।
मेरी माँ तो सीधी सादी किंतु मेरी नानी साहसिक थी। वे मेरे साथ आईं, मैं तो हैरान हो गया। और जब मैंने देखा कि यह चोर तो मुझे पढ़ाने वाला मास्टर था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मेरा मास्टर है। इसलिए मैंने जोर से उसे मारा। मैंने उससे कहा, अगर तुम केवल चोर होते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन दिन तुम तो दिन में मुझे बड़ी बड़ी बातें पढ़ाते रहते हो और रात में तुम ऐसी हरकतें करते हो। जब जितने अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो नानी तो पकड़ कर अच्छी अच्छी तरह धुनाई करेंगी। नानी तो बहुत ऊंची ऊंची और तगड़ी थी। मेरे नाना ने मेरी नानी से कभी झगड़ा नहीं किया। कर ही कर ही नहीं सकते, इसलिए इसलिए कोई खड़ी समस्या खड़ी नहीं हुई। मुझे मैं मास्टर मेरी हंसी की वजह से आंसू तक आने लगे है। क्या बढ़िया बात रही होगी। मतलब मैं सोच रही हूँ, मेरे सर लोग मैम लोग अगर चोरी करते हुए मेरे घर में पाए गए तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे वह मास्टर आज भी याद है। वह गांव का पंडित था जो मुझे कभी कभी पढ़ाने आता था। वह गांव के मंदिर का पुजारी भी था। उसने कहा, तुम्हारे नाना मुझ पर तो रहे हैं। क्या हालत हो गई है मेरे कपड़ों की, सब खराब हो गए। मेरी नानी ने हंसकर बोला, अच्छा कल आ जाना, मैं तुम्हें नए कपड़े दे दूंगी। और उन्होंने उसे सचमुच नए कपड़े दे दिए। वह तो नहीं आया, आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन नानी उस चोर के घर गई, मुझे भी अपने साथ ले गई। उसे नए कपड़े देते हुए कहा, मेरे पति को तुम्हारे कपड़े खराब नहीं करने चाहिए थे, लेकिन तुम्हें जब भी नए कपड़ों की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। वह मास्टर दोबारा नहीं आया मुझे पढ़ाने। उसे आने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उसे आने का साहस ही नहीं हुआ। उसके बाद वह मुझे पढ़ाने नहीं आता था और ना उस गली में से जाता था जहाँ पर हमारा घर था। लेकिन मैंने तो दिन में एक बार उसके घर जाने का नियम बना लिया था। उसे याद वो सभी क्या थे वास्तव में, ना उसे याद दिलाने की उसके घर के सामने जाकर मैं दूंगा और चिल्ला कर कहता, क्या उस रात को भूल गए हो? और तो मुझे होने का सच बोलने के उपदेश देते हो अभी भी। मुझे दिखाई देता है कि वह आंखें नीचे किए खड़ा है और कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मेरे नाना चाहते थे कि कोई भारत के बड़े से बड़े ज्योतिषी मेरी जन्मपत्री बनाए। वे बहुत अमीर नहीं थे, किंतु उस गांव में वे सबसे अमीर थे। मेरी जन्मपत्री के लिए वे कुछ भी देने को तैयार थे। वे स्वयं वाराणसी गए और वहां के प्रसिद्ध ज्योतिषियों से मिले। मेरे दादा द्वारा दी गई मेरी जन्म तिथि और जन्म स्थान आदि को देखकर सबसे बड़े ज्योतिषी ने कहा, मैं इसकी कुंडली केवल 7 साल तक ही बना सकता हूँ। अगर यह बच्चा 7 साल के बाद भी जीवित रहा तो मैं इसकी जन्म पात्री मुफ्त में बना दूंगा। लेकिन इसका बचना मुश्किल है। यदि यह बच गया, यह एक चमत्कार होगा और तब इसके बुद्ध बनने की संभावना है। मेरे नाना रोते हुए घर आए। मैंने उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? मुझे तुम्हारी जन्मपत्री बनाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक तुम 7 साल के ना हो जाओ।
मैंने कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? उन्होंने उत्तर दिया, चिंता इस बात की नहीं कि तुम मर जाओगे, चिंता इस बात की है कि तुम कहीं बुद्ध ना बन जाओ। इस पर मैं हंसा और वे भी आंसुओं के साथ हंसे और उन्होंने कहा, हाँ, इसमें चिंता की क्या बात है? बुद्ध बनने में क्या बुराई है? मेरे पिता को मालूम हुआ कि ज्योतिषों ने मेरे बारे में मेरे नाना को क्या बताया, तो वे स्वयं मुझे बनारसी ले गए, किंतु उनकी चर्चा बाद में करेंगे। जब मैं 7 साल का था तो एक ज्योतिषी मुझे खोजते हुए मेरे नाना के गांव आया। जब एक शानदार घोड़ा मेरे गांव घर के सामने रुका तो हम सब बाहर निकले। घोड़ा बहुत सुंदर था और उसका सवार वही प्रसिद्ध ज्योतिषी उस पे सवार वही प्रसिद्ध ज्योतिषी था जिसे मैं मिल चुका था। उसने मुझे देखकर कहा, तुम अभी जीवित हो? मैंने तुम्हारी कुंडली बनाई है, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। मेरे नाना ने घर के सब जेवर बेचकर आसपास के गांव को भेज दिया। उन्होंने मेरे बुद्ध बन जाने की संभावना का उत्सव मनाया, परंतु उनको तो शायद बुद्ध का अर्थ भी मालूम नहीं था। वे तो जैन थे, इसलिए उन्होंने तो इससे पहले कभी इस शब्द को सुना भी नहीं होगा। लेकिन वे बहुत खुश थे और खुशी से नाच रहे थे कि मैं बुद्ध बनूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बुद्ध शब्द से वे इतने प्रसन्न हो जाएंगे। जब सब लोग चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं, सुनने से अच्छा लगता है और मैं तो जैन हूँ, किसी बौद्ध से पूछ लेंगे। छोटे से गांव में तो कोई बौद्ध ना था, लेकिन नाना ने कहा, जब भी कोई बौद्ध भिक्षु इस गांव से गुजरेगा तो उससे पूछ लेंगे। परंतु वे बहुत प्रसन्न हो गए जब ज्योतिषी ने कहा मैं बुद्ध बनूंगा। फिर उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद बुद्ध का अर्थ है बुद्धिमान। बुद्धि का अर्थ अक्ल होता है, इसलिए बुद्ध का अर्थ अक्लमंद होना चाहिए। वे सचमुच बुद्ध के अर्थ के करीब पहुंच गए। मुझे अफसोस है कि अब वे जीवित नहीं है, नहीं तो उन्हें मालूम हो जाता कि बुद्ध होने का अर्थ क्या है, शब्दकोश द्वारा नहीं, जीवित जागृत व्यक्ति के साक्षात्कार से। उनका नाती बुद्ध हो गया है। इस खुशी में उन्हें नाचते हुए देख सकता हूँ, इसी से वे समाधिस्थ हो जाते। उनके समाधिस्थ होने के लिए यही पर्याप्त था, किंतु उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था। बाद में बा उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग था, खूब हंसाया बौद्ध के मास्टर ने तो।